नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे YouTube चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी SC/ST यानी कि हरिजन एक्ट के बारे में। हरिजन एक्ट से मोस्टली सारे ही लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि एक बार हरिजन एक्ट में फंस गए तो हमको जेल जाना ही जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बहुत सारे नियम परिवर्तित किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे नए प्रावधान लागू किए गए हैं जिसके खिलाफ आरोप दर्ज हुआ है उसको बचाव के बहुत सारे उपबंध किए गए हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं SC/ST एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, SC/ST एक्ट यानी हरिजन एक्ट की अध्याय 3 में जो भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत सजा के प्रावधान हैं, बचाव के प्रावधान हैं और किस प्रावधान के अंतर्गत कितनी सजा है, सारी चीज़ें विस्तार से लिखी हुई हैं। अब आते हैं SC/ST एक्ट का कहाँ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जो छोटे समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लोग आते हैं, उन्हें ही हरिजन कहा जाता है और उन्हीं के बचाव के लिए यह एक्ट बनाया गया है। क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसा होता आ रहा है कि जो छोटे समाज के लोग हैं, हम उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात करते हैं, हम उनसे काम नहीं करवाते अपने घर में क्योंकि वो छोटी जाति के लोग हैं, या हम उनके हाथ का खाना नहीं खाते, या हमारे किसी समारोह में बुलाते नहीं हैं, या कहीं कहीं दफ्तरों में भी आज भी ऐसा हो रहा है कि अगर पता चलता है कि फलां व्यक्ति छोटी समाज का है तो लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं, उसके कलीग्स उससे ठीक से बात नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों से ही बचाव के लिए हरिजन एक्ट का निर्माण किया गया था। तो जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो इस समाज में आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दफ्तर में किसी को काम करने से सिर्फ इस वजह से रोका क्योंकि वो हरिजन कास्ट से बिलोंग करता था, तो ये उसका अपमान हुआ। इसके अलावा अगर किसी ने उसको गाली गलौज कर दी है उसके समाज को लेकर, उसके जाति को लेकर, तो ये भी उसका अपमान हुआ। या उसको किसी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से रोका गया है, या उसको किसी आवासीय जगह पर रहने से रोक लगाई गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके तहत ये माना जाता है कि हमने अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार किया है। अब इस दुर्व्यवहार के लिए सामने वाला क्या करेगा, वो जाएगा थाने और करवाएगा आपकी FIR। तो ऐसी जो FIR होती हैं वो वैसे तो थाने में ही होते हैं, लेकिन आजकल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से थाने भी कई स्थानों पर बने हुए हैं। कई जिलों में ऐसा है कि अलग थाने का उपयोग किया जा रहा है ऐसी FIR लिखने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझाते हैं कि FIR होने के बाद क्या प्रक्रिया है SC/ST एक्ट में। तो दोस्तों, जैसे अन्य अपराधों में अपराध दर्ज होने के बाद यानी कि FIR होने के बाद अगर अपराध जमानत देने योग्य है तो आपको मजिस्ट्रेट तुरंत ही जमानत दे देगा। अगर अपराध थोड़ा गंभीर है तो आपको पहले जेल जाना होगा, उसके बाद में आपको जमानत मिलेगी, उसके बाद आप केस को लड़ेंगे। तो इस मामले में भी ऐसा ही है, कोई अलग प्रावधान नहीं है इसके। अलग सिर्फ इतना है कि इसके लिए जो न्यायालय होता है वो विशेष न्यायालय होता है, यानी कि हर कोर्ट में, हर जिले में जो न्यायालय होते हैं उस जिले के न्यायालय में एक विशेष न्यायाधीश को बिठाया गया है जो सिर्फ हरिजन एक्ट के मामले ही देखने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी FIR कोर्ट में जाती है, आपकी जमानत होती है, उसके बाद आपकी प्रक्रिया चालू होती है। पहले फरियादी पक्ष की पूरी गवाही ली जाएगी, उसके सबूत लिए जाएंगे केस से रिलेटेड। उसके बाद आता है बचाव पक्ष, उसमें जो जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है उसकी गवाही ली जाएगी। उसके समर्थन में जो भी गवाह होंगे, जो भी सबूत होंगे वो लिए जाएंगे। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट अपना फैसला करेगा। यानी कि यहाँ पे आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर हरिजन एक्ट आपके ऊपर लग गया है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, या आपको न्यायालय भी इसका बचाव नहीं देगी, या
न्यायालय सोच के ही बैठी हुई है कि अगर ऐसा कोई अपराधी है तो उसको सजा देना ही है, तो ये आपकी गलतफहमी है। न्यायालय हमेशा से निष्पक्ष कार्रवाई करता था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो अब न्यायालय और भी ज़्यादा सख्ती से ऐसे जो केसेस हैं उनको देख रहे हैं, उनमें आदेश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आते हैं कि ऐसे अपराध क्यों दर्ज होते हैं। तो ऐसे अपराध इसलिए दर्ज होते हैं क्योंकि आज भी कई लोग, यानी जो बड़ी समाज के या जनरल कास्ट में आने वाले लोग हैं, आज भी, सारे तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी सारे व्यक्ति आज भी ऐसी मान्यताओं को रखते हैं कि छोटी कास्ट के लोगों के साथ बैठना नहीं है, उनको अपने साथ में रखना नहीं है, उनको अपने दफ्तर में काम नहीं कराना या उनको अपने कॉलोनी में निवास नहीं करने देना है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए ही जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हरिजन कास्ट में आते हैं उनको न्याय दिलाना ज़रूरी हो जाता है। और एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि जब तक ऐसे अपराध के लिए कोई FIR नहीं कराएगा, किसी को सबक नहीं मिलेगा, तो लोग ऐसा करना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी है कि आजकल कई लोग जो हरिजन कास्ट में आते हैं वो लोग इसका दुरुपयोग भी आजकल करने लगे हैं। वो दुरुपयोग ऐसा किस लिए करते हैं, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति हरिजन कास्ट में आता है, अगर उसका किसी से झगड़ा हो गया तो वो इस बात का लाभ लेने की कोशिश करता है कि मैं हरिजन हूँ, तो वो सामान्य FIR दर्ज कराने के साथ साथ एक FIR और मेंशन कराता है कि इसमें हरिजन एक्ट को भी जोड़ा जाए। इससे क्या है कि सामने वाला ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होता है। दूसरा ये है कि ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ऐसे फरियादियों को मुआवजा देते हैं जो कि 40,000 से लेके 5 लाख तक में हो सकता है। तो कई लोग अपने पास में गरीबी होने के कारण या निर्धन होने के कारण ऐसी FIR का भी सहायता ले लेते हैं जिससे उनको मुआवजा प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक बहुत गलत तरीका है, लेकिन अभी इसमें कोई सुधार की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब आते हैं कि क्या हमको इनसे बचाव मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई सारे नए नियम लागू किए हैं। उन्होंने आरोपियों को बचाव के लिए कई सारी नई चीज़ें लागू की है जिससे ऐसे मामलों में रिलीफ मिल सके। उसमें सबसे पहला उन्होंने जो रिलीफ दिया है वो ये दिया है कि अब छोटे मोटे मौखिक विवाद में ऐसी FIR दर्ज नहीं की जा सकती है। यानी कि अपराध वाकई में गंभीर श्रेणी का होना चाहिए, लगना चाहिए कि इसमें FIR की जाए। आप अगर मौखिक लड़े हैं किसी से छोटी मोटी बात में तो ये इसको FIR का आधार अब नहीं माना जा सकेगा। सेकंड चीज़ ये कि पहले ऐसे अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती थी, लेकिन अब नए आदेश के अनुसार ऐसे मामलों में भी अग्रिम जमानत का लाभ लिया जा सकता है। ठीक। तीसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी विभाग में कार्यरत है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, छोटे पद पे हो, बड़े पद पे हो, लेकिन उसकी अगर FIR हुई है तो उसको डायरेक्ट पुलिस उठा के नहीं ला सकती है, डायरेक्ट उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। उससे पहले उसको विभाग को जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब आपको यहाँ पे रिलीफ का ये मिला मौका कि जब तक पुलिस विभाग को जानकारी देती है उस दौरान आप अपनी अग्रिम जमानत के लिए वकील नियुक्त करके प्रक्रिया कोर्ट में चालू कर सकते हैं, ताकि गिरफ्तारी होने से पहले ही आपको जमानत मिल सके। ठीक है। अब आते हैं, अगर आप आम व्यक्ति हैं, यानी आप किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, तो आपके लिए भी यही नियम है कि अगर आपकी गिरफ्तारी होनी है किसी अपराध में तो आपके लिए भी पहले SP से परमिशन लेनी होगी। SP आपको जानकारी देगा किसी भी माध्यम से कि आपकी फला अपराध में गिरफ्तारी होनी है, आप पर ये FIR दर्ज हुई है। तो आपको भी इतना समय उस दौरान मिल जाता है कि आप इस टाइम के बीच में एक वकील नियुक्त करें और अपनी जमानत की प्रोसेस कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये दी हुई जानकारी उपयोगी लगी होंगी। अगर ऐसा ही आपका कोई परिचित इसी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको बचाव कैसे लेना है, तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी उसके काम आ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।